हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पिछले भी लेक्चर में बात किए थे नेटवर्क एलिमेंट के बारे में। तो नेटवर्क एलिमेंट में हम लोग डिस्कशन किए थे मेरा लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट, उसके बाद एक्टिव और पासिव एलिमेंट, देन बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट, उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे मेरा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, ओके, देन लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। क्लियर? तो ये था मेरा नेटवर्क एलिमेंट के बारे में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी में, दैट इज में ओम्स लॉ। ओके, तो पहले हम देखेंगे जो ओम्स लॉ है मेरा यहाँ पे, तो फील्ड थ्योरी में ओम्स लॉ कैसा आएगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ओम्स लॉ इन फील्ड थ्योरी, ओम्स लॉ इन फील्ड थ्योरी। ओके, फील्ड थ्योरी, तो मैं बोलूँगा ओम्स लॉ क्या है फील्ड थ्योरी में। तो अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरी और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देयर विल बी ए लीनियर, ओके, देयर विल बी ए लीनियर relationship between current density J, okay, current density, okay, J and electric field E। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अगर फील्ड थ्योरी में हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी J एंड द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा J इज प्रोपोर्शनल टू E। ओके, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो क्या होगा, J इज इक्वल टू सिग्मा E, फिर सिग्मा इज इक्वल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर, जो भी बोल सकते हैं, ऑफ द मटेरियल। क्लियर? तो अगर इसको हम ओम्स लॉ को अगर हम लोग जेई प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा उसका नेचर। तो ये मेरा जेई प्लेन में हम लोग अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा E माइनस E J और माइनस J। तो देयर विल बी ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द J एंड E, ओके, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, लीनियर। इसका मतलब लीनियर मतलब क्या है, हम लोग पिछले वीडियो में बोले हैं, अगर हम एक एलिमेंट को लीनियर बोलेंगे तो क्या होगा, उसका जो नेचर आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका जो स्लोप होगा, ये जो होगा स्लोप, दैट इज इक्वल टू माई कंडक्टिविटी सिग्मा। क्लियर? तो ये हो गया मेरा ओम्स लॉ इन फील्ड थ्योरी। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज है इसका ओम्स लॉ का, तो ये कब तक वैलिड रहेगा। तो मैं बोलूँगा इफ जे, यहाँ पे जो स्लोप है, ओके, ये मेरा अगर कांस्टेंट होगा तब जाके क्या बोलेंगे हम, जो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज है, लीनियरिटी प्रॉपर्टीज यहाँ पे वैलिड होगा। याद रखिए, तो ये जो मेरा लीनियर रिलेशनशिप दे रहा है फील्ड थ्योरी में J एंड E के बीच में, ये कब तक वैलिड रहेगा, जब तक मेरा ये जो सिग्मा और कंडक्टिविटी है, यहाँ पे जो स्लोप है, ये अगर कांस्टेंट रहेगा तब तक वो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज देगा। क्लियर? तो मैं वो बोलूँगा अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर है, अगर इसको मैं इंक्रीज करूँगा, ठीक है, समझ मान लीजिए प्रैक्टिकली टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टीज के लिए मेरे को जो कंडक्टिविटी है उसको कांस्टेंट रहना
पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करेगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर मैं टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर इंक्रीज करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा थर्मल एनर्जी वो लोग एक्वायर कर जाएंगे, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में जितना थर्मल एनर्जी वो लोग एक्वायर करते हैं, अगर टेम्परेचर का हम लोग इंक्रीज करेंगे, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, वो लोग ज़्यादा थर्मल एनर्जी एक्वायर करेंगे। अगर ज़्यादा थर्मल एनर्जी वो लोग एक्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो देयर इज ए कॉलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन जो है वो क्या होगा, स्पीडअप हो जाएगा। ओके, तो अगर कॉलिजन स्पीडअप हो जाएगा तो क्या होगा, इनका जो नेट मोबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर नेट मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर कंडक्टिविटी क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरा कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग तो मान के चल रहे हैं ओम्स लॉ मतलब देयर विल बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ का ओम्स लॉ इन नेटवर्क थ्योरी। तो उसके बाद हम लोग ये जो पॉइंट है टेम्परेचर के ऊपर आएंगे। क्लियर। तो मैं अगर बोलूँगा ओम्स लॉ इन नेटवर्क थ्योरी, तो क्या होगा, तो नेटवर्क थ्योरी में ओम्स लॉ क्या है, तो फील्ड थ्योरी में क्या था, देयर विल बी ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो यहाँ पे क्या होगा, इन नेटवर्क थ्योरी देयर विल बी a linear relationship between the voltage और पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी बोल सकते हो, वोल्टेज एंड माई करंट। तो क्या होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन फील्ड थ्योरी J इज प्रोपोर्शनल टू E, लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन नेटवर्क थ्योरी V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा देंगे, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू R इंटू I। तो यहाँ पे R क्या है, R है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर, जो भी बोलेंगे मटेरियल। क्लियर। तो दोनों को कंपेयर अगर करेंगे, फील्ड थ्योरी ओम्स लॉ एंड मेरा नेटवर्क थ्योरी ओम्स लॉ, तो देखिए अगर इसको भी हम लोग VI करेक्ट प्लेन में ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग फील्ड थ्योरी में JE प्लेन में ड्रॉ कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम VI प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, लेट इट बी I, ये माइनस I, V एंड माइनस V। अगर करंट और वोल्टेज के बीच में ये लीनियर रिलेशनशिप दे रहा है तो क्या होगा, तो इसका नेचर आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा, इस स्लोप को बोलेंगे हम स्लोप दैट इज इक्वल टू R और रेजिस्टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, सिमिलरली जब फील्ड थ्योरी में था, सिमिलरली नेटवर्क थ्योरी की बात करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे अगर लिनियरिटी प्रॉपर्टीज वो लोग इसको अगर चाहिए तो क्या होगा, मेरा जो R जो है ये मेरा कांस्टेंट रहेगा। ओके, इफ इट इज ओबे द लिनियरिटी प्रॉपर्टीज, अब बोल सकते हैं, अब लिख भी सकते हैं, इफ द ओम्स लॉ ओबे द लिनियरिटी प्रॉपर्टीज देन R मस्ट बी कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कंडक्टिविटी था वो मेरा कांस्टेंट हो रहा था, लेकिन अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे, जैसे हम फील्ड थ्योरी के केस में ले रहे थे, ठीक है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो कंडक्टिविटी हो वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा तो जो रेजिस्टेंस है मेरा वो मेरा इंक्रीज करेगा। अभी इसके बाद इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। क्लियर।
तो अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। अभी रेजिस्टेंस देखिए, अभी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं हो रहा है, ये मेरा कांस्टेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये मेरा वायोलेशन हो रहा है ओम्स लॉ का। ओके, सिमिलरली जब फील्ड थ्योरी का बात कर रहे थे, यहाँ पे भी मेरा जो कंडक्टिविटी था वो कांस्टेंट नहीं हो रहा था, तो इट विल नॉट ओबे द ओम्स लॉ और इट विल वायोलेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है इसका, तो आप लिख सकते हैं द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ आप लिख सकते हैं, दैट इज द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, ओके। तो जो ओम्स लॉ है, अगर फील्ड थ्योरी का बात करेंगे और मेरा नेटवर्क थ्योरी का बात करेंगे, दोनों के लिए मैं जो टेम्परेचर है उसको मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, सो टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो सिग्मा आएगा और कंडक्टिविटी आएगा वो मेरा कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी मेरा कांस्टेंट होगा, तब जाके क्या होगा, ये ओम्स लॉ सैटिस्फाई होगा। क्लियर? तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, तो टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ इन फील्ड थ्योरी एंड माई नेटवर्क थ्योरी। ओके, तो ओम्स लॉ के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल्स एलिमेंट। तो नेटवर्क थ्योरी को पढ़ने के लिए हमको क्या क्या फंडामेंटल्स एलिमेंट अभी चाहिए। क्लियर? तो हम लोग एलिमेंट के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, कौन सा मेरा एलिमेंट है उसको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी देखेंगे तो फंडामेंटल एलिमेंट्स मेरा क्या क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स एलिमेंट अभी देखेंगे, ये नेटवर्क में फंडामेंटल्स एलिमेंट आता कहाँ से, कहाँ पे हम लोग फंडामेंटल्स एलिमेंट लाएंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए। तो मान के चलिए मेरे पास एक सोर्स है, ठीक है, मेरे पास एक सोर्स है। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये सोर्स क्या करेगा, तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहा है लोड को। ओके, लोड को अभी ये मेरा एनर्जी सप्लाई कर रहा है। क्लियर? तो अभी सोर्स जो है एक लोड के साथ कनेक्ट हुआ है, अभी ये सोर्स क्या करेगा, लोड को एनर्जी देगा। ठीक है, अगर सोर्स से लोड को एनर्जी फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ एनर्जी मेरा यहाँ पे क्या होगा, लॉस हो जाएगा एनर्जी, और इसको पावर भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, एनर्जी लॉस होगा। ओके, कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगा, और क्या होगा, कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होगा। ओके, एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर यहाँ पे दो ही पॉइंट में होगा, क्या, दैट इज, और दो एनर्जी स्टोर होगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दो फॉर्म में, वन है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो एनर्जी लॉस जब आएगा तो ये एनर्जी लॉस क्यों आएगा, अगर मेरा सोर्स से लोड को एनर्जी फ्लो कर रहा है तो ये एनर्जी लॉस क्यों आएगा, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, और इसको बोलेंगे मैं आई स्क्वायर आर लॉसेस, और इसको बोलेंगे हम हीट लॉसेस, ओके, इसको हम हीट लॉसेस भी बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अगर एनर्जी लॉसेस कहाँ क्यों आएगा, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो इस लाइन में रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट होगा, उस रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे हीट लॉसेस होगा, दैट इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई स्क्वायर आर लॉसेस। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा, तो क्या पे कौन सा फॉर्म में, एक काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, दूसरा है मेरा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में मेरा होगा हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा, तो इसको हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी
store in the magnetic field ओके, एंड ये होगा मेरा एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो हीट क्यों हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो इसके लिए अगर रेजिस्टेंस में अगर मेरा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगा। तो यहाँ पे तीन मेरा फंडामेंटल एलिमेंट्स आ रहा है। फंडामेंटल एलिमेंट है यहाँ पे नेटवर्क का, वहाँ पे तीन फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक है मेरा रेजिस्टेंस, ओके, इट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू द हीट लॉस, ओके। दूसरा है मेरा नंबर 2, दैट इज माई इंडक्टेंस, ओके, एंड नंबर 3 इज माई कैपेसिटेंस। तो मेरा यहाँ पे तीन फंडामेंटल एलिमेंट अभी डिस्कशन करेंगे और तीन फंडामेंटल सर्किट एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 इज माई रेजिस्टेंस, नंबर 2 इज माई इंडक्टेंस एंड नंबर 3 इज माई कैपेसिटेंस। तो ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एक नेटवर्क और एक सर्किट में कैसे आएगा अभी हम डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला फंडामेंटल एलिमेंट यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और पहला फंडामेंटल एलिमेंट के तरफ अगर बढ़ेंगे तो पहला फंडामेंटल एलिमेंट है मेरा रेजिस्टेंस, क्लियर। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है? तो फर्स्ट फंडामेंटल एलिमेंट इज माई रेजिस्टेंस, ओके। तो रेजिस्टेंस क्या है मेरा? व्हाट इज रेजिस्टेंस? और इसको जो सिंबल है मेरा, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से, ओके। तो क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन? मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रजिस्टर। इसको नोट कीजिए, ए रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रजिस्टर व्हिच ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, क्लियर। तो क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? it is the properties of a resistor, okay, it is the properties of a resistor which oppose the flow of current, ओके। तो रेजिस्टर का प्रॉपर्टी जो है उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ओके। तो रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर एक फिजिकल एलिमेंट है, फिजिकल बाइलेटरल एलिमेंट, ओके, फिजिकल बाइलेटरल एलिमेंट, और इसको पैसिव एलिमेंट भी बोलेंगे। तो रेजिस्टर इज ए फिजिकल बाइलेटरल लीनियर एंड माई पैसिव एलिमेंट which has the properties to oppose the flow of current। तो जो रेजिस्टर है उसका प्रॉपर्टीज है इट विल opposes the flow of current। दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज रेजिस्टेंस, क्लियर। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका अगर सिंबल का बात करूँ तो आपको पता होगा सिंबल कैसा है। यहाँ पे है, इसका सिंबल है मेरा, तो दिस इज माई R, ओके, दिस इज माई R, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अभी इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए मैं मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो रजिस्टर है इसको मैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हूँ, दैट इज माई V वोल्ट, एंड यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है लेट इट बी I, ओके। तो मैं वही फील्ड थ्योरी का एक्सप्रेशन जो है उसी फील्ड थ्योरी के एक्सप्रेशन से अभी इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करूँगा। तो क्या है मेरा J इज इक्वल टू, क्या है मेरा फील्ड थ्योरी का ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ओके, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो J क्या है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया, ओके, इज इक्वल टू सिग्मा इलेक्ट्रिक, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो V बाई एल लिख सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं नेटवर्क थ्योरी का ओम्स लॉ का बात करूँ तो V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज माई L बाई ए सिग्मा, और सिग्मा ए मैं बोलूँगा सिग्मा ए, L बाई सिग्मा ए इंटू आई। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई, R इंटू आई। दिस इज नथिंग बट द ओम्स लॉ। ये क्या है मेरा, ओम्स लॉ इन नेटवर्क थ्योरी। अभी डिराइव किए हैं उसको, ओम्स लॉ इन द नेटवर्क थ्योरी। अभी देखिए यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, तो मैं अगर बोलूँगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाय सिग्मा ए। ओके, L बाय सिग्मा ए, इसका जो यूनिटी है ये क्या है मेरा, यूनिटी है ओम। ओके, ओम, और इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह है, यूनिटी है मेरा ओम। दिस इज माई रेजिस्टेंस। क्लियर, दिस इज द यूनिटी इज ओम। ओके, तो उसके बाद यहाँ से देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे, और कंडक्टिविटी का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होगा मेरा, कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो इस एक्सप्रेशन से सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू L बाय R इंटू ए। ओके, L बाय R इंटू ए। तो यह इसमें इसका यूनिटी क्या है कंडक्टिविटी का, तो व्हाट इज द यूनिटी ऑफ लेंथ, लेंथ है मीटर डिवाइडेड बाय ये होगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर एंड मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिटी आ जाएगा मेरा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओके, और इसको हम बोलेंगे मो इंटू मीटर इनवर्स, मो इंटू मीटर इनवर्स। क्लियर, दिस इज द यूनिटी। और मो पर मीटर, इसको भी मो पर मीटर भी बोल सकते हैं, और उसको हम बोलेंगे सीमेन पर मीटर। सीमेन पर इनवर्स ना लेके मैं मो पर मीटर और सीमेंस पर मीटर। सो द यूनिटी ऑफ कंडक्टिविटी इज मो पर मीटर और ओम इनवर्स पर मीटर और सीमेंस पर मीटर। क्लियर। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, ये तो कंडक्टिविटी हो गया। देन आएंगे रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज है, तो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज क्या है, कंडक्टिविटी का जस्ट रिवर्स होगा रेजिस्टिविटी। ओके, तो मैं बोल रहा था अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो मैं बोलूँगा सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, सॉरी रो, कंडक्टिविटी को हम बोलेंगे रो। तो रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, 1 बाय सिग्मा। तो 1 बाय सिग्मा अगर हम बोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ओके, आर ए बाई एल। ओके, यूनिटी क्या होगा, दैट इज ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो मीटर एंड मीटर कौन होगा, ओम इंटू मीटर। तो यूनिटी क्या है, व्हाट द यूनिटी ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज ओम मीटर। तो यूनिटी है मेरा इसका ओम मीटर। क्लियर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट है मो पर मीटर और सीमेंस पर मीटर, और रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम इंटू मीटर। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज द कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी हम लोग देख लिए, तो कंडक्टेंस क्या है, व्हाट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस है मेरा, मैं बोलूँगा कंडक्टेंस, इसको भी हम बोलेंगे जी, जस्ट रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी इज इक्वल टू 1 बाई आर, तो 1 बाई ओम, और उसको बोलेंगे ओम इनवर्स, और उसको हम बोलेंगे मो। तो ये है मेरा यूनिटी कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस का यूनिटी कंडक्टेंस। क्लियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिटी है ओम, कंडक्टेंस का यूनिटी है मो और ओम इनवर्स। ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिटी है मेरा ओम मीटर, और कंडक्टिविटी का यूनिटी है मेरा सीमेंस पर मीटर और मो पर मीटर।
क्लियर। तो ये था मेरा पूरा रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए और एक चीज़ यहाँ पे रह गया रेजिस्टेंस का, बहुत सारा बुक में दिया होगा, व्हाट इज द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस का फिजिकल फॉर्मूला क्या है, इसी एक्सप्रेशन से हम लोग ये जो रो का एक्सप्रेशन है यहाँ पे, यहाँ से मैं फिजिकल फॉर्मूला अब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। दिस इज द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस ये लेके आता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ एक कंडक्टर है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो लेंथ है ये मेरा L है। ओके, मैं मान के चलूँगा यहाँ पे एक कंडक्टर है मेरे पास, तो इस कंडक्टर का जो लेंथ है ये मेरा L है। ओके, एंड इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे एरिया। ओके, और ये जो मटेरियल है यहाँ, इस मटेरियल का जो कंडक्टिविटी है, और सॉरी जो रेजिस्टिविटी है, तो ये क्या है मेरा रो। तो इस व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, रेजिस्टेंस जो है मेरा इस कंडक्टर का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। तो मैं बोलूँगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पर हटा देंगे, रो L बाई ए। दिस इज द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टर। तो ये जो कंडक्टर है एक मटेरियल में, तो एक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है मेरा एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो रेजिस्टिविटी वैल्यू है यहाँ पे और जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो मटेरियल से मटेरियल डिफर करेगा, ठीक है। तो अगर गुड कंडक्टर हम लोग देंगे, तो एक गुड कंडक्टर लेंगे, तो एक गुड कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो मेरा ज़्यादा होता है और रेजिस्टिविटी वैल्यू मेरा कम होता है। तो एज कम्पेयर टू अगर हम दो मटेरियल की बात करेंगे, तो मैं मान के चला हूँ एक है मेरा एल्यूमिनियम, दूसरा है मेरा कॉपर। तो एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों मटेरियल को हम लोग देंगे, कंपेयर करेंगे, तो कॉपर का कंडक्टिविटी मेरा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। सो कॉपर इज ए गुड कंडक्टर एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो अगर कॉपर गुड कंडक्टर है तो कॉपर का कंडक्टिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, एक कॉपर का रेजिस्टिविटी वैल्यू कम होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। तो दिस इज द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ ए रेजिस्टर और इन द रेजिस्टेंस। क्लियर। तो उसके बाद हम लोग आएंगे और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को, दैट इज में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट आगे चल के इसका भी हम नेटवर्क में यूज आएगा। व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट और मेरा ओपन सर्किट। ओके, तो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट क्या है यहाँ पे मैं बोलूँगा। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? तो केस वन, दैट इज केस वन। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ मेरा जो एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, तो लेट द R वैल्यू इज 0। ओके, R का वैल्यू मेरा 0 है। क्लियर। अगर R का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, अगर इस एक्सप्रेशन को हम पुट करेंगे, V का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 0, और I जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, और इसको एनी वैल्यू कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 ना होके कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इट इज ए शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, दिस इज द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओके, तो क्या होगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन, तो ये हो जाएगा मेरा शॉर्ट सर्किट कंडीशन, दिस इज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है करंट आएगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो है 0 होगा और रेजिस्टेंस जो है ये मेरा 0 होगा। क्लियर, दिस इज द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सिमिलरली अगर मैं केस 2 का बात करूँ, केस 2 वो क्या है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में मैं बोल रहा हूँ R इज इक्वल टू इन्फानाइट। ओके, R इज इक्वल टू इन्फानाइट। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फानाइट होगा तो क्या होगा, करेंट इज इक्वल टू 0 एंड वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू 0 एनी वैल्यू। तो क्या है, दिस इज द ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट कंडीशन। तो ओपन सर्किट कंडीशन में कुछ इस तरह आएगा, दिस इज माई ओपन सर्किट। ओके, तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा इन्फानाइट, वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू 0, करंट इज इक्वल टू 0। ओके, करंट इज इक्वल टू 0। तो करंट क्या होगा, करंट इस पाथ से इस पाथ को फ्लो नहीं कर सकता है, करंट इज वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा स्विच। तो अगर एक स्विच का बात करेंगे हम, तो मैं मान के चल रहा हूँ स्विच मेरा क्लोज है, ठीक है, स्विच। अभी उसको स्विच को देखेंगे तो क्या है, तो मैं मान के चल रहा हूँ दिस इज द सिंबल ऑफ द स्विच। अब देखिए ये जो स्विच है ये क्लोज है। ओके, तो अगर स्विच क्लोज है तो इसका मतलब इसी है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आई स्विच होगा, आई स्विच इज नॉट इक्वल टू 0, रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ये भी 0 आएगा। सो दिस इज द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ये है हमारा शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सिमिलरली अगर मैं स्विच को ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ओपन सर्किट। ओके, तो यहाँ पे जो करंट स्विच है ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज आएगा, वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड द रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू इन्फानाइट वैल्यू। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना हाई है कि करंट मेरा इस पाथ से इस पाथ को फ्लो नहीं कर सकता। सो करंट इज इन्फानाइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माई शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कंडीशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। तो उसके बाद हम देखेंगे, तो अगर मैं रेजिस्टेंस का बात करूं, अगर एक रेजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पावर डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, तो पावर जो है वो मेरा लॉस हो रहा है, और पावर डिसिपेट भी उसको बोलते हैं। ओके, तो मैं बोलूँगा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इफ करंट फ्लोइंग through a conductor, through a resistor, okay, resistor, then the power is dissipated in the form of heat, जो हम प्रीवियसली डिस्कशन किए थे। तो अभी हम बोलेंगे यहाँ पे कितना पावर डिसिपेट होता है। तो पावर मैं बोलूँगा यहाँ पे, अगर पावर डिसिपेटेड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू VR इंटू IR। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एंड माई कितना करंट उस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मेरे को क्या पता है, अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन नेटवर्क थ्योरी, तो ये होगा हमारा वाट, जो यूनिटी है हमारा वाट में आएगा। क्लियर, V इज इक्वल टू I इंटू आर। ओके, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो मैं बोलूँगा लेट VR इज इक्वल टू IR इंटू आर। ओके, तो अगर इस VR का वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा, IR इंटू IR इंटू आर। तो ये हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू IR स्क्वायर इंटू आर। सो दिस इज द वाट। तो अभी देखिए पावर को अभी हम करंट एक्सप्रेशन में डिनोट किए हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा
ओम्स लॉ में आई आर का वैल्यू कितना होगा, आई आर इज इक्वल टू वी आर बाई आर। ओके, अभी इस वैल्यू को लेके अगर आई आर में पुट करेंगे तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर बाई आर वाट। ओके, सो दिस इज द पावर डिसिपेटेड फॉर्मूला। तो पावर डिसिपेटेड फॉर्मूला को मैं वी आर इंटू आई आर भी बोल सकता हूँ, नहीं तो पी इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर आर और वी आर स्क्वायर बाई आर भी बोल सकता हूँ। तो अगर पावर इतना है, व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड, तो एनर्जी कितना होगा, एनर्जी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। तो अगर पहला एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, आई आर स्क्वायर आर डी टी, तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर आर टी एनर्जी, ओके, वाट आवर। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा पी एनर्जी ई इज इक्वल टू पी डी टी, दैट इज वी आर स्क्वायर बाई आर, इसको इंटीग्रेशन करेंगे इंटू डी टी, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, वी आर स्क्वायर ए बाई आर टी डी टी, ओके, सॉरी डी टी, दैट इज इक्वल टू वाट इंटू आवर। सो दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड। ओके, तो पावर डिसिपेटेड एंड एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला, ये आगे चल के हम लोग प्रॉब्लम भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स एलिमेंट। तो फंडामेंटल एलिमेंट में हम लोग पहला एलिमेंट जो था मेरा रेजिस्टर, उसी के बारे में डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडक्टेंस के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में, और दो जो फंडामेंटल एलिमेंट यहाँ पे मेरा बच गया है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? थैंक यू।